डाल लेते हैं। लगातार पांचवें दिन आज बाजार में गिरावट देखने को मिली। हालांकि क्लोजिंग के वक्त और सेकेंड हाफ में अच्छी रिकवरी भी बाजार ने दिखाई, लेकिन निफ्टी तो गिरावट के साथ ही बंद होता हुआ नजर आया। निफ्टी की अगर बात करें तो देखिए शुरुआत काफी कमजोर हुई थी आज की और 102 अंकों की गिरावट के साथ 23,767 के लेवल पर निफ्टी बंद हुआ। बैंक निफ्टी में हालांकि बढ़िया तेजी दिखाई और करीब 100 अंकों की तेजी के साथ 56,693 के लेवल पर बैंक निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। देखिए अर्निंग्स का सीजन जारी है और लगातार हम देख रहे हैं कि निफ्टी की बड़ी कंपनियों के भी नतीजे आ रहे हैं। उन तमाम चीजों के बीच आज इन्फोसिस के भी नतीजे आए और नतीजे अच्छे आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिला क्योंकि ब्रोकरेजेस की तरफ से भी थोड़ा सा बेयरिश इंस्टांस यहां पर आता हुआ नजर आया। इसके अलावा अगर आप इंडेक्स की बात करेंगे तो ऑटो में आज थोड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसमें बाजार में भी ड्रैग किया और लगभग 1% की गिरावट ऑटो इंडेक्स में आती हुई नजर आई। इसके अलावा एफएमसीजी में लगभग फ्लैट कारोबार हुआ, लेकिन तेजी ही देखने को मिली। आईटी इंडेक्स में हल्की तेजी देखिए, सुबह के सेशन के दौरान दिख रहा था कि बाजार में लगातार गिरावट है, लेकिन उसके बाद आईटी में भी अच्छी तेजी। मीडिया इंडेक्स में बढ़िया तेजी नजर आई। मेटल की बात करें तो यहां पर भी दबाव देखने को मिला। चलिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, उनसे भी समझ लेते हैं कि इस हफ्ते बाजार उन्होंने कैसे रीड किया। हमारे साथ है चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग की कुणाल परार। कुणाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचएन हाउस विदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहले मार्केट पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। देखिए हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन था, पूरे हफ्ते बाजार में गिरावट और कमजोरी ही देखने को मिली। कई सारे ट्रिगर्स है, यूएस ईरान के बीच जो मुद्दा है वो लगातार चल रहा है, टेंशन बरकरार है, क्रूड के प्राइसेस हाई लेवल्स पर जाते हुए दिख रहे हैं, अर्निंग्स सीजन जारी है और देखिए फर्स्ट हाफ में तो काफी गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन सेकेंड हाफ में अच्छी रिकवरी भी बाजार ने दिखाई। कैसे देखा आपने पूरे हफ्ते बाजार को और अगले हफ्ते के लिए कौन से लेवल्स अहम होंगे? वेल गुड इवनिंग तृप्ति। एंड वेल मार्केट की बात करें तो अच्छा खासा करेक्शन हमें आज मार्केट में देखने को मिला, जहां पे बाजार ने 23,600 के भी लेवल टच किया, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अपने आप को संभाला और 23,770 के अराउंड क्लोजिंग दिया। बट अभी भी कंसर्न है क्योंकि मार्केट ने 24,800 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं दिया, जो क्लोजिंग का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते थे। 23,760 के अराउंड का ही क्लोजिंग दिया, जो एक अभी भी डाउनसाइड के मोमेंटम का इंडिकेशन दे रहा है। और इस बार अगर 23,800 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं होता है तो लाइकली चांसेस है निफ्टी नीचे 23,400 तक के भी लेवल हमें दिखा सकता है। ओवरऑल व्यू यहाँ पे मार्केट को लेके थोड़ा सा नेगेटिव साइड का ही है। ऑलराइट, तो ये कुणाल जी की तरफ से बाजार पर एक व्यू आता हुआ। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और उससे पहले आपको बता देते हैं कि एक ऐसा शो है जहां पर हम आपके सारे सवालों को शो में शामिल करते हैं। हमारे साथ दिग्गज एक्सपर्ट भी जुड़े हैं जो आपके सवालों पर आपको जवाब देते हैं। देखिए क्यूआर कोड आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर, उस पर आप स्कैन करिए और अपना सवाल सीधे हम तक पहुंचाइए। इसके अलावा आप नंबर पर भी कॉल करके, एसएमएस के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके सारे सवालों को हम अपने शो में शामिल करते हैं। चलिए साथ इस वक्त एक और मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सवाल पूछने का तरीका हमने आपको बता दिया। इंडिविजुअल रिसर्च एनालिस्ट विनीत कुमार सक्सेना भी इस वक्त हमारे साथ है। विनीत जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचएन हाउस स्वदेश पर। आपसे भी एक क्विक मार्केट चेक लेना चाहेंगे। इस पूरे हफ्ते बाजार को कैसे रीड किया आपने, और अगर कोई ओवर द वीकेंड डेवलपमेंट होता है इंटरनेशनल लेवल पर, यूएस और ईरान के बीच या कोई और खबर आ जाती है, तो कौन से लेवल्स आप देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगले हफ्ते के लिए अहम होने वाले हैं? गुड इवनिंग आपको भी। गुड इवनिंग माय डियर पैनलिस्ट एंड ऑल द व्यूअर्स। देखिए एक लेवल पे हम लोग एक लेवल को हम लोग निफ्टी में बेस बना के ट्रेड कर रहे थे। दैट वाज 780 टू 800 का, 23,780 टू 23,800 का एक बेस बना के हम लोग ट्रेडिंग कर रहे थे, तो उसी को बेस बन रहे थे। आज उसको गैप डाउन ओपन करके इसको हेवी वॉल्यूम्स के साथ तोड़ा है। हालांकि एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है बिकॉज यहाँ पे क्रूड थोड़ा सा डाउन हुआ है, 2-3% नीचे आया था ब्रेंट क्रूड, जो कि $101 के ऊपर शूट कर गया था। तो यहाँ पे जब भी ऐसा होता है एक अच्छा खासा लेवल को हम लोग गैप डाउन से तोड़ते हैं, फिर वो लेवल एक अच्छा रेजिस्टेंस बन जाता है नेचुरली। तो 780-800 का लेवल नेचुरली बहुत अच्छा एक लेवल बन गया है।
अगर आज का डे का लो टूटता है, आई मीन 23,600 का लो अगर तोड़ता है, तो वी आर वेरी श्योर दैट 23,518, 23,502 का लेवल हम लोग देखने को मिलेगा। उसके बाद एक लेवल आता है 23,407, 400 से 410 का, एंड देन एक गैप जहां पे छूटा हुआ है उसको भी शायद फिलअप करने के लिए इसी बहाने से मार्केट जा सकता है, जो कि 23,330 के लेवल्स पे है। और अपसाइड में अगर बात करेंगे तो अपसाइड में जब तक हम लोग 24,000 के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं देते, तब तक हम लोग श्योर नहीं बन पा रहे कि यहां से लॉन्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और ये तब तक नहीं होगा मुझे लगता है जब तक कोई क्रूड ऑयल पे कोई, या जो वेस्ट एशिया टेंशन है उस पे कोई क्लैरिटी बिल्कुल निकल कर आएगा। और जहां तक अभी तक जो डेवलपमेंट्स लग रहा है, अभी तक कोई ऐसा न्यूज नहीं आ रहा है जहां की ये थोड़ा सा कम होते हुए दिखे। बिल्कुल ठीक। तो ये व्यू यहाँ पर आता हुआ मार्केट को लेकर, चलिए विनीत जी ने भी अपना व्यू दे दिया है और बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं स्क्रीन पर। और देखिए निम्स जो है 2.8% से घटकर 2.7% पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आते हुए नजर आ रहे हैं। मुनाफे की बात करें तो इस फ्रंट पर काफी ज्यादा आहत हुई है, क्योंकि काफी घटता हुआ मुनाफा दिखा है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज हुई है, लगभग 11,000 करोड़ से बढ़कर 12,000 करोड़ के आसपास आती हुई नजर आई। मुनाफा 4,541 करोड़ से घटकर 1,278 करोड़ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आया है। क्वार्टर वन में एक मुश्त घाटा भी कंपनी को हुआ है, करीब 5,680 करोड़ का। यहां पर अगर प्रोविजंस की बात करें तो यहां पर भी क्वार्टरली बेसिस पर गिरावट देखने को मिली। नेट एनपीएस का यहां पर बैंक के बढ़ते हुए दिखे हैं, ग्रॉस एनपीए में भी बढ़ोतरी ही होती हुई नजर आ रही है। कुणाल जी, बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे कैसे देख रहे हैं आप, और अब कितना इम्पैक्ट हमें मंडे के सेशन में दिख सकता है इस अर्निंग के बाद? बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, व्यू बैंक ऑफ बड़ौदा को लेके फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही बन रहा है। 246 के अराउंड फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड जिस हिसाब से रिजल्ट आए हैं, जिस हिसाब से स्टॉक ने यहाँ पे अपने आप को संभाला है, मुझे लग रहा है कि 239 के अराउंड का काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट में, बाजार में। अगर पहले भी देखने जाए तो 239 के अराउंड का सपोर्ट देके बैंक ऑफ बड़ौदा ने 286 तक के लेवल दिखाए थे। तो यहाँ पे फिलहाल जो व्यू बन रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा को लेके वो पॉजिटिव साइड का ये ट्रेजर लेवल जो 256 जैसे ही ब्रेक और 285 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ये 239 के सपोर्ट के साथ यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। बिल्कुल ठीक। तो ये व्यू बैंक ऑफ बड़ौदा पर, अब देखना होगा कि मंडे में कितना इम्पैक्ट हम इस पर्टिकुलर स्टॉक पर देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ष गुप्ता का सवाल हमें मिला है। ओएनजीसी के 475 शेयर हैं इनके पास, 273 पर इन्होंने एंट्री ली थी और पूछना चाह रहे कि अब इन लेवल्स पर क्या कर सकते हैं। कोई पर्सपेक्टिव हालांकि इन्होंने नहीं बताया है कि लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए सलाह चाहते हैं। ओएनजीसी की आज की क्लोजिंग देखें तो देखिए 1 से 1.5% के बीच की गिरावट के साथ 248 के लेवल पर ओएनजीसी आज बंद हुआ है। इन लेवल्स पर करीब 11,000 से ज्यादा का नुकसान होता हुआ। विनीत जी, क्या सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिहाज से, बताइएगा क्या इन्हें बने रहना चाहिए ओएनजीसी में फिलहाल? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ओएनजीसी एंड एनी अदर अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज जितने भी है, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज, ये सारे लाइक कंटिन्यूअस कंपाउंडर्स है। इसको ये वेल्थ एक क्रिएटर के हिसाब से देखना चाहिए। ओवर द इयर्स इसने वेल्थ ही क्रिएट किया है और मुझे लगता है आगे भी ऐसा करेगा। हाँ, ये दो दिन लगातार मार्केट यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे कोई वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा है कि कोई अलार्मिंग वॉल्यूम हो जिसमें मतलब जोर का सेल ऑफ आया है। फिर भी मैं ये बोलूंगा 242 के नीचे अगर चला जाए, एक बार निकल जाना चाहिए। बहुत स्ट्रिक्टली बताऊंगा तो 240 के नीचे अगर चला जाता है तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे निकल जाना चाहिए। और लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से 227 का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे। काफी अच्छा बाइंग आया हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म में बात करेंगे तो बने रह सकते हैं। मुझे यहाँ पे इस स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है फिलहाल के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए 240 का एक कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस लगा के
ट्रेड करना चाहिए। ऑलराइट, तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपको यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह और एक स्टॉप लॉस भी आपको बताया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप बने रह सकते हैं, ये सलाह ओएनजीसी को लेकर आती हुई। अगला सवाल करण अरोरा का मिल रहा है। इनके पास अमारा राजा के शेयर है, करीब 55 की क्वांटिटी है, 904 इनका एंट्री प्राइस है और इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि क्या ये 6 महीने के लिहाज से इसे होल्ड करके चल सकते हैं। अमारा राजा पर अगर आज नजर डालेंगे तो 877 के लेवल पर इसने क्लोजिंग दी है, करीब आधे % की तेजी के साथ। अमारा राजा का कुणाल जी 6 महीने का आउटलुक कैसा देख रहे हैं आप? हमारा राजा की बात करें, व्यू पर्टिकुलरली हमारा राजा को लेके थोड़ा डाइसी बन रहा है। 822 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड आज 865 के सपोर्ट के साथ स्टॉक ने बाउंस बैक देने की कोशिश तो की है, लेकिन अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जितना जो कॉन्फिडेंस के बेस पे हम यहाँ पे नई पोजीशन बना के चल सकते हैं। ओवरऑल जो लेवल स्टॉक ने दिखाया है, जो ब्रेकडाउन स्टॉक ने दिया है, उसके बेस पे 825 से लेकर तकरीबन 800 तक के लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल व्यू यहाँ पे हमारा राजा को लेके थोड़ा नेगेटिव साइड का, ये टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह रहेगी। तो ये सलाह हमारा राजा को लेकर कुणाल जी की तरफ से आती हुई। चलिए अगला सवाल रजनी का हमें मिला है। मार्क्सन्स फार्मा के शेयर इनके पास 100 शेयर है, 240 पर इन्होंने खरीदा था और लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि आगे का आउटलुक कैसा नजर आ रहा है, क्या कर सकते हैं। आज की क्लोजिंग देखें, 246 पर मार्क्सन्स की क्लोजिंग रही है, करीब हल्की तेजी के साथ ही बंद हुआ है और 240 ज्यादा दूर नहीं है इनके बाइंग प्राइस से। विनीत जी, मार्क्सन्स की अगर बात करें तो अप्रैल के बाद से बढ़िया रिकवरी शेयर ने दिखाई है और करीब 6 महीने में ही 53% से ज्यादा के रिटर्न बनाकर दिए, लेकिन उसके बाद से थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा जो खबरें आ रही है, पूरे फार्मा सेक्टर पर एक प्रेशर भी हमें देखने को मिला, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुआ था कि जेनेरिक दवाइयों पर 100% का टैरिफ वो लगाएंगे। कैसे देख रहे हैं ओवरऑल आप मार्क्सन्स की चाल को? इसके अलावा फार्मा सेक्टर पर भी एक आउटलुक दीजिएगा। देखिए, मार्क्सन्स फार्मा 270-275 का जो एक उसका रेजिस्टेंस है, वीकली चार्ट्स में भी देखेंगे तो भी वहीं से ये रेजिस्टेंस लेके गिर रहा है। तो इस हफ्ते में काफी वॉल्यूम से गिरावट हुआ है। हालांकि एक कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस 227 का एक इसका 20 वीकली ईएमए है, तो इसका यहां तक एक बार वेट कर सकते हैं। और नहीं तो अगर 240 का बाइंग है तो मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। थोड़ा सा 227 का एक कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस रख के इस पे बने रहिए। और मुझे नहीं लगता है कि फार्मा सेक्टर में जो न्यूज आया है दैट इमीडिएट कोई इम्पैक्ट आने वाला है। हम हालांकि लॉरास लैब्स को देखेंगे या ग्लैक्सो को देखेंगे तो कुछ काउंटर्स है जो अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ से, और अच्छा मोमेंटम भी दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से फार्मा सेक्टर में मुझे ऐसा नहीं लगता कि एट प्रेजेंट कोई हाँ, नीजक रिएक्शन यहां से देखने को मिल सकता है कुछ स्टॉक्स में, बट अदरवाइज आप देखेंगे तो फार्मा सेक्टर इज क्वाइट बुलिश। तो फार्मा सेक्टर पर थोड़ा सा बुलिश व्यू हुई और इन लेवल्स पर फिलहाल होल्ड करने की सलाह मार्क्सन्स फार्मा पर। चलिए अगले सवाल को शामिल कर लेते हैं। प्रणव का सवाल है हमारे पास। एफकॉन्स के इनके पास 20 शेयर है, 300 रुपए पर इन्होंने खरीदे थे एफकॉन्स इंफ्रा को, और देखिए पूछना चाह रहे हैं कि आगे के चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं, प्रेजेंट लेवल पर क्या सलाह होगी। आज की क्लोजिंग 284 पर बंद हुआ है, लगभग फ्लैट हल्की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखा है एफकॉन्स। और कैसे देख रहे हैं कुणाल जी आप आगे की चाल को, इस शेयर में क्या व्यू बनाकर चलना चाहिए? 285 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली लिस्ट हुआ स्टॉक 2024 में, लिस्टिंग काफी अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद लगातार स्टॉक में हमें एक डाउनसाइड की मोमेंटम दिखाई है 268, एंड अगर ये ब्रेक होता है तो और भी एंट्री के लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। नई पोजीशन बना के चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी। एग्जिस्टिंग पोजीशन के बाद होल्ड करके चलिए, एक बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, लेकिन हाँ, ये बाउंस बैक हमें आई थिंक 6 या 7 महीने के लिए थोड़ा सा वेट कराएगा। सो एक्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह है। नई पोजीशन हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे जब तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक। पोजीशन को फिलहाल इंटैक्ट रखिए, लेकिन नई पोजीशन बनाने की सलाह इन लेवल्स पर नहीं आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब जान लेते हैं कि अगले हफ्ते के लिए कौन से इवेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे, कहां पर आपको नजर रखनी है। ये बता रही है हमारी सहयोगी अर्चना शुक्ला।
जी, अगले हफ्ते यानी 27 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच जो बाजार के लिए टॉप ट्रिगर्स है, तो 27 जुलाई से शुरुआत करेंगे। निफ्टी के दिग्गज में से BEL और कोल इंडिया के रिजल्ट्स आएंगे। इसके अलावा टाटा पावर, कैनरा बैंक, कोफोर्ज, टाटा केमिकल्स, गॉडफ्रे एफिलिएट समेत 8 अन्य कंपनीज भी अपने Q1 रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। कॉर्पोरेट अपडेट्स की तरफ देखें तो स्टैलिन इंडिया और आनंदाटी स्टॉक का लॉक इन पीरियड खत्म होगा। वही एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजी, इंडो MIM और लोहिया कॉर्प के IPO सब्सक्रिप्शन के लिए भी बंद होंगे। ग्लोबल ट्रिगर्स की तरफ देखें तो चाइना के इंडस्ट्रियल प्रॉफिट्स के आंकड़े इंपॉर्टेंट होंगे। वहीं जापान के लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स के आंकड़े भी आएंगे 27 जुलाई को। और अन्य इवेंट्स की बात करें तो EU के फाइनेंस मिनिस्ट्री की मीटिंग है ब्रसेल्स में। 28 जुलाई की तरफ देखें तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो मार्केट में उतार चढ़ाव देखने मिल सकता है। वहीं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े भी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही निफ्टी के दिग्गज में से देखें तो HUL और L&T के Q1 रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे मार्केट के लिए। इसके अलावा वरुण बेवरेजेस, सुज़लॉन, टाटा कैपिटल, अंबुजा सीमेंट्स, नेटवर्क टेक्नोलॉजी समेत 20 अन्य कंपनीज अपने Q1 रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ देखें तो ट्रांसरेल की बोर्ड मीटिंग में QIP के जरिए फंड रेजिंग का प्रपोजल पर विचार किया जाएगा। वहीं ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करें तो US के होलसेल इन्वेंट्रीज के आंकड़े इंपॉर्टेंट होंगे। और अन्य ट्रिगर्स की तरफ देखें तो फॉर्च्यून अपनी ग्लोबल 500 रैंकिंग जारी करेगा। 29 जुलाई को देखें तो निफ्टी में एशियन पेंट्स, अडानी एंटरप्राइज और अडानी पोर्ट्स के Q1 नंबर्स इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा आइशन मोटर्स, डाबर इंडिया, कोलगेट, KPIT टेक, प्रेस्टीज एस्टेट समेत 15 अन्य कंपनीज अपने Q1 रिजल्ट्स अनाउंस करेंगी। कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ देखें तो इंडोस्टार और सिरमा SGS की बोर्ड की मीटिंग होगी, जहां फंड रेजिंग के प्रपोजल पर विचार किया जाएगा। ग्लोबल ट्रिगर्स की तरफ देखें तो यूरोप के वेज ट्रैकर जारी होगा। वहीं US की रिटेल सेल्स के आंकड़े इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे बड़ा ट्रिगर होगा US FOMC के इंटरेस्ट रेट डिसीजन, और रेट कट डिसीजन के बाद फेड चेयरमैन केविन वॉश अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तो उनके कमेंट्री पर ग्लोबल मार्केट की नज़र ज़रूर रहेगी। 30 जुलाई की तरफ देखो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है। वहीं निफ्टी के दिग्गज में से देखें तो M&M, बजाज फाइनेंस और टाटा स्टील के Q1 रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा स्विगी, IRFC, मैनकाइंड फार्मा, NSDL, Hyundai मोटर्स समेत 8 अन्य कंपनीज अपने रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ देखें तो न्यूमामा और प्रभा एनर्जी की बोर्ड फंड रेजिंग पर विचार करेगी। और इंडीक्यूब स्पेसेस का लॉकिंग पीरियड भी खत्म होगा। वहीं जूनिपर ग्रीन एनर्जी का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। ग्लोबल ट्रिगर्स की तरफ देखें तो US के GDP और पर्सनल इनकम के आंकड़े इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही US की PCE प्राइस इंडेक्स और इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े भी इंपॉर्टेंट होंगे। यूरोप की तरफ देखें तो यूरोप के GDP, अनएम्प्लॉयमेंट और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े रिलीज होंगे। UK में बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरेस्ट रेट डिसीजन जारी करेगा। उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रू बेली के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी मार्केट की नज़र ज़रूर बरकरार रहेगी। 31 जुलाई की तरफ देखें तो निफ्टी के दिग्गज में से बजाज फिनसर्व, ITC, सन फार्मा और मारुति सुजुकी के Q1 रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। इसके अलावा IOC, गेल, ABB इंडिया, ग्लेनमार्क फार्मा, नाल्को समेत 4 अन्य कंपनीज अपने रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो ब्रिगेड होटल वेंचर्स का लॉक इन पीरियड खत्म होगा। वहीं मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइज के IPO सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होगा। ग्लोबल ट्रिगर्स की तरफ देखें तो US के एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स के आंकड़े जारी होंगे। यूरोप की तरफ देखें तो यूरोप के CPI यानी महंगाई के आंकड़े इंपॉर्टेंट होंगे। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े रिलीज होंगे। वही जापान में बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट डिसीजन अनाउंस करेगा। इसके अलावा जापान के जॉबलेस रेट, टोक्यो CPI, नेशनल CPI, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रिटेल सेल्स के आंकड़े भी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये थे अगले हफ्ते के टॉप ट्रिगर्स। बिल्कुल अर्चना, तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं अगले हफ्ते के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इवेंट्स बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और निर्मला भट्ट का सवाल अब हमें मिला है। अदानी टोटल गैस के 200 शेयर इनके पास 300 रुपये पर इन्होंने खरीदे थे, और क्या इन लेवल्स पर होल्ड करें या फिर सेल करके निकल जाए? जो नज़रिया है वो 1 साल के लिए है, एवरेज भी कर सकते हैं।
निर्मला भट्ट जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अगर आप सुन रही हैं तो, क्योंकि काफी बढ़िया प्रॉफिट में आप अदानी टोटल की आज की क्लोजिंग 654 रुपए पर रही, करीब 1.25% गिरकर ये बंद हुआ है, लेकिन इन्होंने जो खरीदा था 300 रुपए पे खरीदा था, लगभग डबल हो चुका है इनके बाइंग प्राइस से, जिसके चलते बढ़िया प्रॉफिट में है। विनीत जी, क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुकिंग कर ले इन लेवल्स पर या फिलहाल होल्ड करके रखें और भी बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं इसमें? देखिए, अभी टेक्निकली जो दिख रहा है थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है चार्ट, क्योंकि यहाँ पे एक वॉल्यूम के साथ इस हफ्ते में 20 वीकली ईएमए को इसने तोड़ा है, और शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल से ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा यहाँ से। एक ट्रेंड लाइन जो चला आ रहा था, काफी दिनों से चला आ रहा था ये ट्रेंड लाइन, उसको भी इस हफ्ते में ब्रेक किया है इस स्टॉक ने। तो 632 अगर ब्रेक होता है देन काफी बड़ा फॉल आ सकता है इसमें। तो मेरे ख्याल से है यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। फिर से नीचे, अगर नीचे के लेवल में कहीं भी मिल जाता है 580 590 के लेवल पे, या करीब 517 के लेवल पे, तो अच्छा बाई यहाँ पे बन सकता है। बिल्कुल ठीक। तो अदानी टोटल गैस को लेकर इन लेवल्स पर ये स्ट्रैटेजी और ये सलाह आती हुई। चलिए, अगला जो सवाल है वो शोभा अम्बुलकर का सवाल हमें मिला है। बीईएल के 1500 शेयर 425 पर एंट्री ली थी और इन लेवल्स पर आगे का आउटलुक जानना चाहते हैं। 1 महीने से 3 महीने का शॉर्ट टर्म का व्यू लेकर ये चल रही हैं। शोभा की जो सवाल है वो बीईएल को लेकर है। 405 पर आज बंद हुआ है, लगभग फ्लैट बंद हुआ है ये शेयर, और इन लेवल्स पर नुकसान ही इन्हें हो रहा है। अब ऐसे में कुणाल जी, 3 महीने के लिहाज से क्या रणनीति होना चाहिए और क्या लेवल्स देख रहे हैं आप बीईएल में आते हुए? 425 के अराउंड की उनकी खरीदारी है। व्यू यहाँ पे होल्ड करके चलने का ही है। आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लाइकली चांसेस है स्टॉक 435 और 435 जैसे ब्रेक करेगा 450 तक के भी लेवल दिखा सकता है। लोअर लेवल पे एक स्ट्रिक्ट कैसल हम जरूर से यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे 398 का। ऑलराइट, तो ये सलाह बीएल पर आती हुई। मनीष कुमार जी का अगला सवाल है। इनके पास इंडसइंड बैंक के 700 शेयर है, 1015 पर इन्होंने खरीदा था और पूछ रहे हैं कि 5 से 7 दिनों के लिए क्या करें। आई थिंक ये इनका फ्यूचर ऑप्शन का सवाल ये लेकर आए हैं। चलिए दूसरे सवाल को शामिल कर लेते हैं, और हमारे पास है हेमंत कुमार जी का सवाल। अदानी पावर के शेयर है, इनके पास 2000 शेयर है और करीब 220 पर इन्होंने एंट्री ली थी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये सवाल पूछना चाह रहे हैं। विनीत जी, क्या लग रहा है आपको अदानी पावर में, क्या लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये सही पोजीशन है, इन्हें अपनी पोजीशन को इंटैक्ट करके रखना चाहिए? बिल्कुल, पावर सेक्टर में मैं काफी बुलिश हूँ इन द लॉन्ग रन। अगर लॉन्ग टर्म का ये है पर्सपेक्टिव है तो इसको पक्का होल्ड करना चाहिए, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। और अगर नीचे के लेवल्स पे मिलता है, करीब मैं बोलूंगा 180 और 170 के लेवल्स पे भी मिलता है तो भी एक्यूमुलेट करना चाहिए यहाँ से। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए कोई चिंता की कोई ये नहीं है। शॉर्ट टर्म में हाँ थोड़ा सा ब्रेकडाउन नजर आ रहा है यहाँ पे। मेरे ख्याल से 205 का लेवल होल्ड करना चाहिए। 205 का लेवल नहीं होल्ड करेगा तो करीब 187 तक हम लोग इस स्टॉक में आप देख सकते हैं। 187 से 180 तक का लेवल हम लोग देख सकते हैं इसमें, तो वहां पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, ये स्टॉक बहुत अच्छा, एंड पावर सेक्टर ओवरऑल काफी ये है, अच्छा मोमेंटम में है। राइट, तो जिस तरह पावर की थीम यहाँ पर काम कर रही है, बढ़िया मोमेंटम है और लॉन्ग टर्म के लिहाज से बुलिश नजरिया ही है। आप अपनी पोजीशन को फिलहाल इन लेवल से इंटैक्ट रखिए। चलिए, अब वक्त हो गया है वीआईपी शेयर जानने का। विनीत जी, आज की वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे क्या रहेगी आपकी तरफ से? विनीत जी। हाँ, रिकमेंडेशन देने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे देता हूँ। जो भी स्टॉक्स यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा उसमें किसी भी स्टॉक में मैं और मेरी रिसर्च टीम की कोई फ्रेश पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे क्लाइंट्स के पास इन काउंटर्स में ओपन पोजीशंस हो सकता है। किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह जरूर ले लें। मेरा पहला स्टॉक पिक है टाइटन। काफी अच्छा मोमेंटम रहा है इस सेक्टर में।
लास्ट फ्यू वीक्स, और टाइटन में काफी अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है। 7 जुलाई को 4500 से 4560 के एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ब्रेकआउट दिया था ये स्टॉक, और तब से कंसोलिडेट कर रहा है। की 200 EMA लेवल्स के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, और अगर डेली एंड वीकली RSI देखेंगे तो काफी अच्छा स्ट्रेंथ नजर आ रहा है यहाँ पे। फंडामेंटल्स रिफ्लेक्ट स्टेलर एग्जीक्यूशन। FY27 Q1 में हम लोग 41% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ देखे हैं। ज्वेलरी अलोन ग्रू 39% विद स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर गोल्ड एंड टाइटन्स रोबस्ट इंटरनेशनल परफॉर्मेंस। ये एक सॉलिड बाई रहेगा मेरे ख्याल से। तो ये एंट्री मेरा रहेगा 4650 से 4670 का, स्टॉप लॉस रहेगा 4600 का, टारगेट्स रहेगा 4730 एंड 4840 का। मेरा जो रिकमेंडेशन है वो है लॉरास लैब्स। बहुत अच्छा ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया था 1555 के लेवल्स के ऊपर। काफी अच्छा वॉल्यूम्स लग रहा है, RSI से भी अच्छा स्ट्रेंथ नजर आ रहा है इसमें। एक पुल बैक लेने के बाद अच्छा मोमेंटम मिला है आज इसमें। तो करीब आज ही लॉरस लैब्स ने अपना Q1 रिजल्ट्स भी रिलीज किया है विद रोबस्ट शार्प मार्जिन एक्सपेंशन और मोर देन डबल 124.7% ऑफ नेट प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर का। तो अच्छा लग रहा है ये स्टॉक भी। लेवल्स रहेगा, एंट्री लेवल्स रहेगा 1580 से 1600 का, स्टॉप लॉस रहेगा 1550 का, और टारगेट्स रहेगा मेरा 1650 एंड 1760 का। बिल्कुल ठीक। ऑलराइट, तो विनीत जी की तरफ से 2 बार रिकमेंडेशन। और कुणाल जी, आपकी क्या रिकमेंडेशन रहेगी? वक्त की थोड़ी कमी है तो फटाफट से आप अपनी कॉल्स दे दीजिए। अदानी ग्रीन खरीदारी करके चलने की सलाह है 1350 के SL के साथ। टारगेट की बात करें तो 1430 से लेके 1450 ही 2 टारगेट देखने को मिलेंगे। एंड दूसरा जो है ब्लू स्टार है, 1600 के SL के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1665 से लेके 1711 ये 2 टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये हुए कुणाल जी की तरफ से रिकमेंडेशन अदानी ग्रीन पर। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस शो में इतना ही। कुणाल जी और विनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत